हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये 10वां मॉडल पेपर है इसका। इसके पहले का वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे जो है इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी? तो विलियम हॉकिंस को। ठीक है, विलियम हॉकिंस जो था जो है 1608 ईस्वी में जो है अंग्रेज कंपनी हेतु जो है व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जो है मुगल सम्राट जहांगीर के पास राजदूत बनाकर भेजा गया था और जहांगीर ने इसे जो है 400 का मनसब और इंग्लिश खान की जो है उपाधि प्रदान की थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में या शासनकाल में नहीं कराया गया था? तो हो जाएगा दिल्ली का लाल किला। ठीक है, दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहाँ ने बनवाया था, इसको आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे आगरा और इलाहाबाद और लाहौर का किला जो है अकबर के शासनकाल में बनाया गया था और ये दिल्ली का जो है ये जहांगीर के शासनकाल में बनाया गया था। और जहांगीर जो है इसको एक चतुर्भुज आकार का जो है किला बनवाया था, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण जो है इसको लाल किला नाम से प्रसिद्ध किया गया। और इसमें कभी कभी पूछता है कि लाल किला का जो शिल्पकार था वो किसकी देखरेख में हुआ था? तो हमीद अहमद था इसका शिल्पकार, हमीद अहमद। तो ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, कामागाटामारू क्या था? कामागाटामारू क्या था? तो ये एक जहाज थी। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। कामागाटामारू एक समुद्री जहाज था जो है जिसे भारतीय मूल के व्यापारी जो है गुरदीत सिंह ने किराए पर लेकर जो है 376 यात्रियों को लेकर जो है कनाडा वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया, परंतु कनाडा में इसे जो है प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। और 26 सितंबर जो है 1924 में जो है 376 यात्रियों के साथ जो है कामागाटामारू जापानी जहाज को लेकर गुरदत्त सिंह जो है हुगली पहुंचा और बजबज नामक बंदरगाह पर जब जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ जो है उसमें 18 यात्री मारे गए थे और लगभग जो है 25 यात्री घायल हुए थे। तो ये कहानी था उसका, तो यह एक जो है जहाज था। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 1946 के कैबिनेट मिशन का जो है नेतृत्व किया गया था, तो किसके द्वारा? तो सर पैंथिक लॉरेंस द्वारा जो है किया गया था कैबिनेट मिशन का नेतृत्व। 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की भारतीयों को स्वतंत्रता पाने का अधिकार है और इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय मिशन, जिसके सदस्य जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। ठीक है, और तथा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है वो मार्च 1946 में जो है भारत मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड, और इसमें जो है इसका अध्यक्ष जो चुना गया था उनको लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में इसको भेजा गया था। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? दूध गंगा नदी किसमें अवस्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में है। यह चिनाव की सहायक नदी है। ठीक है, चिनाव की सहायक नदी है दूध गंगा। और दूध गंगा नदी जो है राजधानी श्रीनगर के पाटन में प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा, ये चिनाव नदी का जो है सहायक नदी है दूध गंगा और ये श्रीनगर के पाटन से जो है वहाँ से जो है निकलती है, वहाँ से प्रवाहित होती है। तो ये कश्मीर में है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठवां नंबर प्रश्न है, निम्न शहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? दामोदर नदी से किसे निकाला गया है? तो ये एडन नहर जो है ये दामोदर नदी से निकाला गया है और एडन नहर पश्चिम बंगाल की जो है प्रमुख नहर है ये, और 65 किलोमीटर लंबी है यह नहर और 1938 में जो है दामोदर नदी से इसको निकाला गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मन्नार की जो खाड़ी है इसको जो है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है और ये तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में जो है मन्नार की खाड़ी में जो है 21, अब जो है वो 19 हो गया है। ठीक है, द्वीपों पर आधारित एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका कुल क्षेत्रफल जो है 560 किलोमीटर है।
वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना जो किया गया था तो 1986 में इसकी स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों की मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताइए। तो अवरोही पूछा है तो सबसे ज़्यादा पहले होगा, ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा पहले, उसके बाद उससे कम कम, इस तरह से होगा अवरोही। तो सबसे ज़्यादा है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है 1675 टन, 1675 टन मत्स्य उत्पादन वहाँ पे होता है। उसके बाद गुजरात है दूसरे नंबर पे, गुजरात में है आपका 849 टन। उसके बाद केरल है, केरल में आपका कितना है तो 678 टन। उसके बाद जो है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में कितना है तो 620 टन। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में जो है आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। 9वां नंबर प्रश्न है, वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चुनाव करना है। तो वायुमंडल पृथ्वी के धरातल से बढ़ती हुई दूरी में जो आ जाएगा वो कौन आएगा तो क्षोभ मंडल 8 से 18 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आएगा आपका समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल जो है 18 से कितना है 32 किलोमीटर के बीच में है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका मध्य मंडल, ठीक है। तो मध्य मंडल जो है 32 से कितना है 32 से 60 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। और उसके बाद जो है तापीय मंडल आ जाएगा, ठीक है, तापीय मंडल या इसको क्या कहते हैं बाह्य मंडल। उसके बाद ये आ जाएगा 640 से ऊपर, 640 से ऊपर। और एक आता है इसमें जो है आयन मंडल, आयन मंडल इसी को तापीय मंडल भी कहते हैं। ये आता है 60 से कितना 640 तक रहता है। और ये जो तापीय मंडल हो जाएगा आपका ये 640 से ऊपर हो जाएगा। तो सबसे पहला कौन आएगा तो क्षोभ मंडल पहले पे आएगा, उसके बाद आएगा आपका समताप मंडल, फिर आएगा मध्य मंडल, फिर आएगा आपका तापीय मंडल। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। तो ये बैकाल झील है, ठीक है। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील जो है रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है, ठीक है। ये रूस में है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में ये स्थित है बैकाल झील। और इसकी औसत गहराई जो है 744 मीटर है और 3 करोड़ वर्ष से ये लगातार बनी हुई है, इसको ऐसा माना जाता है। तो सबसे प्राचीनतम झील और गहरी झील है। 11 नंबर प्रश्न है, भारत की निम्न झीलों में कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। तो अंचार झील जो है ये कहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। अगर ये फुलहर झील देखें तो फुलहर झील जो है छत्तीसगढ़ में है। और कोलेरू झील कहाँ पे है तो ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। और हमीरसर झील कहाँ पे है तो ये गुजरात में है, गुजरात में है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर का पूछा है तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंचार झील जो है ये गुजरात में है, अरे जम्मू एंड कश्मीर में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या था। तो साक्षरता दर जो था उत्तर प्रदेश का 74.01% था, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है देश का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है कितना है 943 है। तो देख लीजिए 943 है, तो यहाँ पे 40 है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई सही नहीं है, ठीक है। तो भारत में लिंग का जो लिंगानुपात है वो कितना है 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या 943 है। तो इसको याद रखिएगा, ये 40 50 60 दिया है, ये गलत है, तो यहाँ से कोई सही नहीं होगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में पूछेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात जो है तो 949 पुरुषों पर है, 929 महिलाएं हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और पूरे भारत के लिए जो है 1000 पे 943 है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा।
14 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा राज्यसभा? तो डी सही हो जाएगा ना। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये तीनों शामिल होते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार जो है क्या कहा गया है कि भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों के साथ जो है मिलकर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? तो ये भारत का प्रधान न्यायाधीश जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो कर सकता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है उपराष्ट्रपति व इन दोनों की अनुपस्थिति में जो है भारत का प्रधान न्यायाधीश कार्य कर सकता है। यदि राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु या त्यागपत्र या निष्कासन अथवा किसी अन्य कारण से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होने तक जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, और यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसका पद भी रिक्त होने पर जो है सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करेगा और उनके कर्तव्यों का पालन करेगा। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है तो किसमें? राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है और भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। यह राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो है उसका वास्तविक कार्यपालिका में आते हैं। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो है आरक्षण प्रावधान संविधान में किया गया है तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 331 में किया गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 331 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा में जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 समुदायों को जो है क्या करता है? निर्देशित कर सकता है। और अनुच्छेद 221 है, ठीक है, इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के पश्चात इसके वेतन भत्तों एवं अन्य परिलब्धियों में कमी नहीं की जा सकती है। ठीक है, और 139 जो है इसमें संसद विधि द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय को जो है अनुच्छेद 32 के खंड 2 में जो है वर्णित प्रयोजनों में से जो है किसी अन्य प्रयोजनों के लिए जो है ऐसे निर्देश जारी किया जाएगा, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा एवं उत्प्रेषण रिट या कोई भी एक निकालने की शक्ति प्रदान कर सकता है। किसके द्वारा? तो 139 के द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग तीनों याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। 18 नंबर प्रश्न है, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनाव कीजिए। तो पहला है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर। तो ये नगरीकरण के कारणों में शामिल है, तो सही है। ठीक है, और शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या ये भी नगरीकरण के कारण में आता है, तो ये भी सही है। औद्योगिकरण की जो है ऊंची दर, तो ये भी सही है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर, तो ये गलत है नगरीकरण के कारण में। ठीक है, नगरीकरण के प्रमुख कारण ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर तो है, उसके बाद जो है शहरों में शैक्षिक संस्थाओं में बढ़ती संख्या तथा औद्योगिकरण की ऊंची दर भी है। और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचे जीवन स्तर को नगरीकरण का कारण जो है इसमें नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे कूट ये सही हो जाएगा, 1, 2, 3 इसमें से सही हैं। 19 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यह कितने सेल्सियस के बराबर तापक्रम है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 36.89 अंश सेल्सियस के बराबर तापक्रम के है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है कहाँ पे? तो ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। आर्सेनिक जल द्वारा प्रदूषण पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में सर्वाधिक है। यहाँ पर जल में आर्सेनिक की मात्रा जो है 0.05 मिलीलीटर से अधिक पाई गई है। ठीक है, आर्सेनिक से जो है ब्लैक फुट नामक रोग होता है। आर्सेनिक से ब्लैक फुट नामक रोग होता है, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। ब्लैक फुट
आर्सेनिक पश्चिम बंगाल के में जो है गहरे जल स्रोतों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और इससे जो है विभिन्न प्रकार की हड्डी त्वचा संबंधी जो है बीमारियां फैलती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कांस्य धातु के निर्माण में जो है, चूँकि इसमें क्या कहा गया है, आकाश का नीला रंग क्यों होता है? क्योंकि प्रकीर्णन जो होता है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है और बैंगनी एवं नीले रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, अतः उनका जो है प्रकीर्णन अधिक होगा। इसी कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। तो ए ऑप्शन सही होगा। 22 नंबर प्रश्न है, कांसा मिश्र धातु है तो किसका किसका है? तो तांबा एवं टिन का है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कांस्य धातु का निर्माण में जो है 88% तांबा रहता है, 88% तांबा जिसको Cu कहते हैं, और प्लस आपका टिन कितना रहता है? 12%। तो ये आपका तांबा और टिन से मिलाकर के जो है कांसा का निर्माण किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सिगरेट के धुएं में जो है मुख्य प्रदूषक है, तो कौन सा प्रदूषक है मुख्य? तो कार्बन मोनोडाई ऑक्साइड व बेंजीन। ठीक है, तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक के रूप में जो है कार्बन मोनोडाई ऑक्साइड व बेंजीन उपस्थित होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर जो है इसकी ऑक्सीजन दहन क्षमता को जो है कम कर देता है, और जिससे जो है क्या होता है, आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त तो होता है, तो ये सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, तो ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, तो ये गलत है, ये खुला तंत्र है ना, पारिस्थितिकी तंत्र ये खुला तंत्र है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसको अगर पारिस्थितिकी तंत्र को देखा जाए तो सर्वप्रथम आर्नेस्ट हेकल नामक प्राणी विज्ञानी ने जो इसको 1889 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र में जो है जैविक अजैविक संगठक, पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह, भू रसायन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, उत्पादकता, ये सब जो है पाया जाता है इसके अध्ययन में। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है हेलोक्लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है? तो जानवरों को दर्द निवारक देना। ठीक है, ये जो है कमी का कारण है। भारत में गिद्ध की कुल जो है 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और जिनमें से जो है बंगाल का गिद्ध जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन 1992 से लेकर के 2007 तक इनकी संख्या घटकर जो है इनकी संख्या 99.9% तक घट गई है, और अब यह घोर संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में पहुंच गया है। ठीक है, इसका मूलतः कारण जो है पशु दवा जैसे डाइक्लोफेनिक है, जो डाइक्लोफेनिक जो है पशु का दवा है ये, जो कि पशुओं के जोड़ों के दर्द को जो है मिटाने के काम आती है। जब यह दवाई खाया हुआ पशु मर जाता है और उसको गिद्ध खाता है तो उसके गुर्दे बंद हो जाते हैं और वह मर जाता है। तो आपका ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है कि किस दवा के कारण होता है, तो इसको याद रखिएगा, डाइक्लोफेनिक है, जो पशुओं के दर्द निवारक की दवा है। जब पशु खाते हैं और जो पशु वही मर जाते हैं दवा ववा खा करके, मतलब ज़्यादा दिन के बाद, तो उसको जब गिद्ध खाते हैं तो वो गिद्धों जब इस मरे हुए पशु को गिद्ध खाते हैं तो उनका जो है क्या होता है, गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, जिससे गिद्ध भी मरने लगते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, तो ये सही है। और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा
21, तो ये भी इसी से संबंधित सही है। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन प्लस जो है +5 जो है ये 1997 में, तो ये भी सही है। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये सही नहीं है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशन में जो है ओजोन छिद्र से उत्पन्न समस्या निवारण हेतु जो है 16 सितंबर 1987 को जो है मॉन्ट्रियल में 33 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और ओजोन संरक्षण का यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। और इसी सम्मेलन में जो है तय किया गया था कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में जो है मनाया जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है, तो ये करता है तेल कंपनियां ही निर्धारित करती हैं। भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण जो है भारतीय तेल कंपनियां करती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार के आधार पर इसका मूल्य जो है विनिश्चित करती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 19 नवंबर जो मनाया जाता है वो विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? तो ये अल्पसंख्यक मामले की परियोजना है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के उच्च शिक्षण से संबंधित जो है नालंदा परियोजना का शुभारंभ जो किया था, कब किया गया था? तो ये 4 मार्च 2014 को। और यह परियोजना जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का एक अभिनय संकाय विकास कार्यक्रम है और इसकी शुरुआत जो हुई थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर है, यहाँ पे रीजनिंग शुरू हो रहा आपका। तो यहाँ पे कथन पढ़ना है और सत्य कथन को बताना है। तो रमा सोनम से उम्र में बड़ी है। ठीक है, मान लीजिए सोनम है, रमा जो है सोनम से उम्र में बड़ी है। कौन? रमा। पूनम रमा से उम्र में बड़ी है, तो यहाँ पे रमा जो है पूनम से, पूनम जो है पूनम बड़ी हो जाएगी रमा से। ठीक है, और सोनम जो है पूनम से उम्र में बड़ी है। सोनम जो है पूनम से उम्र में बड़ी है, तो यहाँ पे हो जाएगा पूनम उम्र में बड़ी है। कौन? पूनम सोनम से। ठीक है, तो यदि पहले दोनों कथन, ये दोनों अगर कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन क्या होगा? तो तीसरा कथन देख लीजिए यहाँ पे, जब ये सोनम है, सोनम छोटी है रमा से और रमा से बड़ी है पूनम, तो ये भी तो यहाँ पे पूनम भी अब से देख लीजिए तो थोड़ा यहाँ पे सोनम है, सोनम बड़ी है किससे? रमा से, और रमा छोटी है किससे? पूनम से। ठीक है, तो यहाँ पे सोनम पूनम से बड़ी नहीं हो सकती है, ये छोटी हो सकती है, तो ये तीसरा कथन जो हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों से बड़ी जब है तो ये इससे सोनम से कैसी छोटी हो सकती है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला को सही विकल्प द्वारा पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 है, 2 है, 6 है, 8 है, 18 है, 40 है, आगे कौन सा आएगा? तो यहाँ पे देख लीजिए 3 में अगर गुणे 2 करते हैं तो 3 दूनी 6। ठीक है, और 6 में अगर 3 की गुणा करते हैं गुणे 3 तो 6 त्रिक 18। अब 18 में जब हम 3 का कर देंगे, 18 में 4 का होगा, यहाँ पे 2 3, तो 18 में अगर हम 4 का कर देंगे तो 18 चौक को 72, तो 70 आपका 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सी आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, यदि धन का अर्थ भाग से है, तो यहाँ पे देखिए ये धन है तो यहाँ भाग कर दीजिए। ठीक है, यदि धन का अर्थ भाग से है, ऋण का अर्थ गुणा से है। ऋण जो है देखिए यहाँ पे ऋण का अर्थ किससे है? तो ये गुणा से है। गुणा का अर्थ धन से है, तो यहाँ पे गुणा है, तो यहाँ पे धन कर दीजिए, धन कर दीजिए। ठीक है, और भाग का अर्थ ऋण है, तो यहाँ भाग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋण है,
तो इसका इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा आपका 6 - 10 × 4 + 12 भागा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका। तब इसको हम करेंगे तो 6 बच जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा 10 चौक 40 - 40 और भागा यानी धन 2 कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया आपका 20 और कितना हो जाएगा -32। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति, यहाँ मान लीजिए एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहता है, फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है। ठीक है, भांजे की क्या है नानी है। फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है जिसकी अन्य कोई बहन नहीं है, तो ये नानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जब मान लीजिए कोई बहन नहीं है तो ये नीचे इसका क्या हो जाएगा, ये इसका पुत्र हो जाएगा, यानी इस व्यक्ति का तो ये यही न भांजा हुआ, तब ये इसका भांजा हो जाएगा। और ये बहन उसका नहीं है लेकिन ये माँ है। ठीक है, तो ये महिला हो जाएगी, यहाँ पे महिला हो जाएगी। तो ये महिला का जो ये पुत्र है जो, तो ये इसकी नानी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार अगर कहा जा सकता है तो महिला उस व्यक्ति की बहन की माँ है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये इसकी बहन की माँ हो जाएगी ये महिला। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा, तो इसको कह सकते हैं हम माँ है। ठीक है, ये इस व्यक्ति की जो है ये माँ हो जाएगी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। महासागर, प्रशांत महासागर, द्वीप, तो द्वीप कौन सा है यहाँ पे, तो ग्रीनलैंड द्वीप ही है। यहाँ पे देखिए ये जो है, जिस प्रकार प्रशांत महासागर जो है 7 महासागरों में से एक है, उसी प्रकार जो है ग्रीनलैंड भी एक द्वीप है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर है, यहाँ पे गणित शुरू हो गया। निम्नलिखित पाई चार्ट किसी परिवार के घरेलू बजट को दर्शाता है, जिसमें ए भोजन है, ठीक है, बी यातायात है, सी वस्त्र है, डी विविध खर्च है, ई बचत है या मकान किराया है। तो यहाँ पूछ रहा है आपसे, यदि परिवार की मासिक आय जो है 30,800 हो तो मकान किराए पर खर्च कितना होता है। तो यहाँ पे मासिक आय दे दिया है कितना 30,800 दे दिया है, और मकान किराए पर खर्च, तो मकान की यफ है, तो यहाँ पे देख लीजिए यफ 15% है। ठीक है, उसका खर्च है, तो कितना मकान का खर्च आएगा, तो क्या करेंगे 30,800 गुणे 15/100 निकाल लेंगे। जब हम 2 जीरो से जो 2 जीरो कट गया तो कितना बच रहा है 4620। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ठीक है, तो 4620 रुपया जो है मकान पे किराए पर खर्च हो रहा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, इसका आपको माध्यिका निकालना है। ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए हम कल बताए थे कि पहले आरोही क्रम में, यानी पहले सबसे छोटा देख लीजिए, यहाँ पे सबसे छोटा 5 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 21 है, फिर क्या है 27 है, फिर 30 है, फिर 33 है, फिर क्या है 42 है। ठीक है, तो इसको आरोही क्रम में पहले लिख लेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, n + 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुल संख्या कितना है, तो माध्यिका बराबर क्या होता है आपका n + 2वां पद, इससे भी निकाल सकते हैं 2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2, तो 5वां पद हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, 5वां पद 17 आएगा आपका, 5वां पद प्लस क्या हो जाएगा 6वां पद, ये चर का पूछ रहा है ना, तो 6वां पद बटे 2 कर देंगे। तो 5वां क्या है 17 है, तो 17 प्लस 6वां पद क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 बटे 2। तब अब जब हम जोड़ेंगे तो 17 21 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, और 2 बटा बराबर 19। ठीक
ठीक है। तो इसका माध्यिका कितना हो जाएगा, तो 19 आपका ये सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है, तो आयतनों में जो है अनुपात क्या होगा। तो अगर मान लिया जाए कि बेलन की जो त्रिज्या है वो 2r एक है और एक 3r है, मतलब त्रिज्या रेडियस, और इसकी ऊंचाई जो है 5 और एक है 3 है, ठीक है। ये हमारा निकल गया। अतः पहले बेलन का आयत क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे पाई गुणे आर का मान कितना है, तो 2r स्क्वायर गुणे 5h का निकाल लेंगे, 5h और 2r का निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 5h गुणे 5h बराबर हो जाएगा 20 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब इसी तरह से हम दूसरे बेलन का निकालेंगे, ठीक है। तो दूसरे बेलन का निकालेंगे तो पाई गुणे क्या हो जाएगा, पाई गुणे 3r स्क्वायर गुणे 3h हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 पाई आर स्क्वायर गुणे 3h, तो ये हो जाएगा आपका 27 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आयतनों का अनुपात निकालना है, तो पहले का कितना आया था 20, तो हो जाएगा 20 पाई, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे से देख लीजिए, पहले का आया था कितना 20 पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरे का कितना आया था 27 आया था, 27 पाई आर स्क्वायर एच। यानी हम कह सकते हैं 20 संबंधी 27 होगा, ठीक है। उसका आयतनों का अनुपात जो होगा 20 संबंधी 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, x³ - 6x² + 2x - 4 को जो है -3/2 x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे कितना भाग देना है, तो -3/2 x + 1 बराबर अगर हम 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, -3/2 बराबर -1 हो जाएगा। x यहाँ पे है -3/2 x बराबर कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, -1 गुणे -2/3, ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कर सकते हैं 2/3, ठीक है, x, ठीक है। अब इसी का मान जो है हम किस समीकरण में, समीकरण इसमें रख देंगे, किसका मान, x का मान, ठीक है। तो अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, 2/3x इसको रखेंगे x के जगह पे, तो यहाँ पे देख लीजिए तो हो जाएगा 2/3 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -6 गुणे 2/3 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 2/3 माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसी को हमको सॉल्व कर देना है, तो देखिए यहाँ पे 8/27 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8/27 माइनस 6 गुणे 4/12 4/9 3 × 9 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 8 - 72 कर देंगे, प्लस 36 कर दीजिए, -108 कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए तीनों का, बटे 27 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो ये 8 - 72 + 36 कितना हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा, 44 - 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना माना जाएगा, -136, अरे घटाएंगे जब तो कितना हो जाएगा, -100, यहाँ माइनस है तो -136 बटे 27 हो जाएगा। तो -136 बटे 27 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, चीनी के दाम में जो है 60% की बढ़ोतरी हो गई है, उसे पुराने दाम पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितने % की कमी की जानी चाहिए। तो चीनी के दाम में बढ़ोतरी कितनी हुई है, 60% की हुई है, और वास्तविक दाम जो होगा, मान लीजिए वास्तविक दाम मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है। तो नया दाम क्या हो जाएगा आपका, 160 रुपया हो जाएगा। नया दाम जो है वास्तविक अगर 100 रुपया है, 60% की बढ़ोतरी की गई है, तो नया दाम आपका हो जाएगा 160 रुपया। और नए से पुराने दाम पर जाने के लिए जो है परसेंटेज की कितनी कमी हो रही है, तो क्या करना हमको, 160 - 100 बटे 160 गुणे 60 हमको कमी निकालना है, तो ये कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 60/160, 60/160 गुणे 100, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो हो गया आपका 300, 300/8 हो जाएगा जब काटेंगे, ठीक है। 2 अट्ठे 16, दो तीन सही में 100, तो 300, 300/8 हो जाएगा। अब जब 300 में 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 37 सही 1/2%, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका 37 सही, यानी 37.5% की इसमें जो है कमी की जानी चाहिए, तब वो जो है आपका पुराने दाम पर जा सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न, ठीक है। और आप लोग जो मैथ्स के पोर्शन है और जो रीजनिंग है स्क्रीनशॉट करके खुद जो है प्रैक्टिस 1-2 बार कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी तरह से दिखता नहीं है लिखने पर, तो इसको आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।